नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा हो गई है। 3 साइंटिस्टों को मिली है, जिसमें माउंगी जी बॉवेडी हैं, लुइस ई ब्रूस हैं, एलेक्सी एकी मो हैं। तो आइए थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में इनके जानते हैं, उसके बाद देखेंगे रसायन विज्ञान पर किस क्षेत्र में इन्हें मिला है। रसायन विज्ञान में जो 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्वांटम डार्ट्स की खोज के लिए, क्वांटम डार्ट्स की खोज के लिए और उसके संश्लेषण के लिए ये प्रदान किया गया है। तो क्वांटम डार्ट्स होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये इसके आकार हैं। कुछ क्वांटम डार्ट्स छोटे कण होते हैं, देखिए कुछ नैनोमीटर्स इसके आकार होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। कुछ नैनोमीटर्स के ये कण होते हैं। ये अपने छोटे आकार के अद्वितीय ऑप्टिकल्स गुण के लिए जाने जाते हैं। इनकी परमाणु जो संरचना होती है ये तो बल्क में होती है, होल सामग्री के समान होती है, लेकिन क्वांटम डार्ट्स के जो गुण होते हैं उनके आकार को समायोजित करने पर ही उसके गुण बदल जाते हैं। यानी कि जैसे ही क्वांटम डार्ट्स है, अगर इसके आकार को कम या ज़्यादा किया जाता है, इसके आकार को कम या ज़्यादा किया जाता है तो इसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये क्वालिटी है इसके क्वांटम डार्ट्स के लिए, इसलिए इसका काफ़ी भारी मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए भी जानेंगे, तो ध्यान रखिएगा। साइंटिस्ट को देख लेते हैं एक बार फिर से। जैसे यहाँ पे देखिए माउंगी बॉवेडीज, ये है कहाँ की, इनका पेरिस में जन्म हुआ था 1961 में पेरिस यानी कि फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद जो लुइस ई ब्रूस हैं, इनका जन्म 1943 में अमेरिका में हुआ था इनका जन्म। और 1969 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से पीएचडी की उपाधि ये धारण की थी। जो एलेक्सी एकिमो हैं, इनका जन्म 1945 में जो पूर्व यूएसएसआर था, यानी आज का जो रूस है, उस समय उनका जन्म वहाँ हुआ था। इन तीनों साइंटिस्टों को मिला है। इनका नाम याद रखिएगा, इनके देश का नाम याद रखिएगा। जो नोबेल प्राइज़ होता है केमिस्ट्री में, इसको दिया किसके द्वारा गया है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो क्वांटम डार्ट्स के बारे में भी जान लिए। क्वांटम डार्ट्स का उपयोग कहाँ होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका उपयोग यहाँ पर देखिए है क्वांटम डार्ट्स। इसका इस्तेमाल होता है सेंसर में होता है, माउस में किया जाता है, ड्रग डिलीवरी में किया जाता है, एनर्जी हार्वेस्टिंग में यानी कि जो फोटोवोल्टिक सेल है इसके अंदर भी किया जाता है, लाउड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, प्लस उसके बाद ब्राइट एंड नार्बोड्स इमिशन में किया जाता है। बहुत सारे ये जितनी मशीन विजन है, कार, मोटर गाड़ी, कैमराज हो गए, डिस्प्लेज हो गए, ल्यूमिनस बैटरी हो गए, सोलर कंट्रेशन हो गए, ये सब सारी चीज़ों में इसका क्वांटम डार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन है 2022 में यूपीएससी का, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ जिनमें से क्यूबिट्स शब्द का उल्लेख किया गया है। क्यूबिट्स मतलब होता है क्वांटम डार्ट्स। क्वांटम डार्ट्स को ही शॉर्ट फॉर्म में क्यूबिट्स बोला गया है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, क्लाउड सेवाओं में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, दृश्यमान संचार प्रौद्योगिकी में, वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी में। तो जाहिर सी बात विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम बिट्स का यानी क्यूबाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था इसके क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे। सिक्किम में अभी भारी बारिश के कारण जो लोनाक झील थी वो फट गई। सिक्किम में भारी बारिश के कारण जो उत्तरी सिक्किम में स्थित एक हिमनद झील थी, हिमनद मतलब ग्लेशियर झील थी, साउथ लोनाक झील, इसके फटने के कारण 14 लोगों की तत्काल मौत हो गई। 23 सेना के जो जवान थे वो इस नदी में गायब हो गए। फिर उसके बाद 102 लोग और भी अन्य लापता हो गए हैं इसमें। तो इसमें हुआ था, पहले ग्लेशियर के बारे में जान लेते हैं कि ग्लेशियर होता है क्या। ग्लेशियर एक बर्फ़ का समूह होता है, मतलब कि बर्फ़ के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और इसका संघनन होता है। संघनन होने के बाद एक बड़ा बर्फ़ बनाता है जिसे कहते हैं ग्लेशियर। इसका जब वजन भारी हो जाता है, इस पर गुरुत्वाकर्षण जब काम करना शुरू करता है तो ये पिघलता है धीरे धीरे, तो पानी के रूप में ये रिश्ता है, पानी के रूप में रिश्ता है। तो इसे कहते हैं ग्लेशियर का पिघलना, इसे कहते हैं ग्लेशियर की पिघलना। तो जब ग्लेशियर पिघलना शुरू किया तो जो हिमनद झील थी ये फट गई, एकाएक फट गई। फटने से हुआ क्या था, फटने के कारण जो तीस्ता नदी, यहाँ पर देखिए जो लोनाक लेक है यही कि इसी के पास से, सिक्किम से ही तीस्ता रिवर्स निकलती है। तो तीस्ता रिवर में अचानक पानी बढ़ गया, पानी का स्तर था जो अचानक बढ़ गया। तो यहीं पर एक डैम बना हुआ है जिस डैम का नाम है चंगथांग डैम्स। ये डैम टूट गया। जैसे ही ये डैम यानी कि जो बांध टूट गया,
टूटने से जो पानी का जल स्तर है तीस्ता नदी में इतना ज़्यादा हो गया कि फिर यहाँ पर 14 लोगों की तत्काल मौत हो गई। 23 जो आर्मी जवान थे सेना के वो गायब हो गए। 102 लोग और भी लापता हो गए। काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है। ये नदी ये नदी निकलती कहाँ से है? हिमालय से ही निकलती है। जो लोहानसक झील है उसी के पास से निकलती है। निकलते हुए ये भारत बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, सांसदों की अयोग्यता के बारे में दिया है, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में लक्षद्वीप के एक सांसद थे जिनका नाम था मोहम्मद फैजल। इनका एक साल में दूसरी बार जो इनकी सदस्यता थी इसे अघोषित कर दिया गया है। इनकी जो लोकसभा सदस्यता थी इसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। ऐसा हुआ क्यों था? क्योंकि इनके ऊपर हत्या का आरोप था। दोष सिद्ध हो चुका था हत्या के आरोप में। तो इसी को निलंबित करने के लिए, दोष सिद्धि को निलंबित करने के लिए ये जो केरल हाई कोर्ट है उसमें एक याचिका दायर किए थे। तो केरल हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को सुनवाई को इनकार कर दिया कि मैं इसको सुनवाई नहीं कर सकता। तो एक बार फिर से अयोग्य घोषित हो गए। तो सांसदों की अयोग्यता के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं कि किन किन कारणों से सांसद अयोग्य होते हैं। यदि किसी सांसद को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल की उसे सजा हो चुकी है, 2 साल की सजा हो चुकी है, उसकी सदस्यता चली जाएगी। उसके बाद 2 साल की अगर सजा हो जाती है, दोष सिद्ध हो जाता है, तो 6 साल तक अगला चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसके बाद एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधि, मतलब कि एक पार्टी का कोई भी सदस्य अगर उस पार्टी से चुनाव जीत कर आता है, अगर उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। उसके बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई भी अगर प्रॉफिट लाभ का पद धारण करता है तो भी उसकी अयोग्यता घोषित हो जाती है सांसदों की। और उसके बाद जैसे ऐसा पद धारण करना जिनकी अनुमति संसद देता है तभी वो रह सकते हैं, नहीं तो फिर उनकी अयोग्यता घोषित किया जा सकता है। तो ये था उनकी अयोग्यता के बारे में सांसदों की। आगे बढ़ेंगे, प्रवर्तन निदेशालय के बारे में दिया है। प्रवर्तन निदेशालय चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी जिसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रवर्तन निदेशालय है, यानी कि इसे बोलते हैं ईडी, ईडी मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसको बोला है कि आप सत्ता के साथ मिलकर काम मत कीजिए, आप अपने काम को पारदर्शी रखिए। अगर किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो लिखित में उसका कारण बताइए। लिखित में पहले उसका कारण बताइए कि आपको किस वजह से गिरफ्तार करने जा रहा है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का फटकार जो लगाया गया है ईडी को, कि आप सत्ता के साथ मिलकर काम मत करिए, आप अपने काम में निष्पक्षता और पारदर्शिता रखिए। किसी को आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो आप लिखित रूप से उसे गिरफ्तारी का आधार बताइए कि आप किस वजह से गिरफ्तार करने जा रहे हैं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कब सुनाया था? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तब सुनाया गया था। एक फैसला था M3M रियल एस्टेट समूह के निदेशक हैं जिनका नाम है पंकज बंसल और बसंत बंसल। इनकी याचिका के जवाब में ये आया था क्योंकि इन पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। तब वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आई है ईडी पर, यानी प्रवर्तन निदेशालय को। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जो ईडी होता है, प्रवर्तन निदेशालय, सबसे पहले तो अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहते हैं। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, राजस्व डिपार्टमेंट के भाग के रूप में काम करता है और जो वित्त मंत्रालय होता है उसके अंदर काम करता है। जो ये है इसका हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। लेकिन इसके रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, फिर उसके बाद चंडीगढ़ हो गया, फिर चंडीगढ़ के बाद कोलकाता हो गया, और फिर उसके बाद दिल्ली में भी रीजनल हेडक्वार्टर्स है, यानी कि 5 इसके रीजनल हेडक्वार्टर्स भी है। इसका फॉर्मेशन 1 मई 1956 यानी 1 मई 1956 को इसका
मतलब फार्मेशन इसका निर्माण किया गया था। ये था ईडी के बारे में कुछ फैक्ट। नेक्स्ट बढ़ेंगे, पाम ऑयल के बारे में दिया है। पाम ऑयल यानी इसे ताड़ का तेल बोलते हैं, इसे ताड़ का तेल बोलते हैं। ताड़ के वृक्ष का जो फल होता है उससे इसको निकाला जाता है, ताड़ के तेल को। भारत सरकार का लक्ष्य है कि जो राष्ट्रीय पाम ऑयल मिशन भारत सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है उसी के तहत 2030 तक जो पाम ऑयल है इसके प्रोडक्शन को भारत में 3 गुना करना है। इसके प्रोडक्शन को भारत में 3 गुना करना है। यह पहल 2030 तक जो घरेलू खाद्य तेल है इसकी खपत जो 2400 मिलियन टन है उसको इससे बढ़ाकर 30 मिलियन टन करना है, घरेलू खपत को ध्यान रखिएगा। इन प्रयासों के बावजूद बढ़ती खपत के कारण खाद्य तेलों पर भारत की आयात निर्भरता जारी रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आयात करना पड़ रहा है। वर्तमान में भारत लगभग 14 मिलियन टन जो खाद्य तेल होता है उसका इंपोर्ट करता है, आयात करता है। अगर वैश्विक लेवल पर अगर ऑयल के तेल में, खाद्य तेलों में अगर गिरावट आती है उसके प्राइस में, तो भारत और भी बढ़ा सकता है, यानी कि 17 मिलियन टन इंपोर्ट कर सकता है। तो ये घरेलू का भारत का एक तो राजस्व भी जाएगा, उसके साथ जो घरेलू उपभोग है वो उसमें भी कमी आएगी। भारत में जो प्रमुख पाम ऑयल यानी कि पाम ऑयल जो ताड़ का तेल है वो उत्पादक राज्यों का अगर क्रम जाने तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तीन ही राज्य 98% पाम ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। पाम ऑयल एक खाद्य वनस्पति तेल है। ये ताड़ के तेल के फल से निकाला जाता है, ताड़ का जो पेड़ होता है उसके फली से निकाला जाता है। यह दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वनस्पति तेल है, ध्यान रखिएगा। दुनिया भर में जो सुपर मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पाम ऑयल तेल बिकते हैं, जो खाद्य तेल बिकते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो पैकेट होते हैं 60% पाम ऑयल से बिकते हैं। पाम तेल यानी ताड़ का जो तेल होता है इसका उपयोग खाद्य निर्माण के लिए, सौंदर्य के लिए किया जाता है, जैव ईंधन का इस्तेमाल में भी किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक कच्चा पाम तेल होता है जो मांसल फल के निचोड़ कर प्राप्त किया जाता है, एक कार्नेल तेल होता है जो गिरी या फल के बीच का जो एकदम पथरीला भाग होता है उसको कुचलने से इसको प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इंडोनेशिया, मलेशिया से पाम ऑयल्स को करता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है अमेजन नदी डॉल्फिन। ये है अमेजन नदी डॉल्फिन। ये चर्चा में क्यों है? अमेजन नदी की एक सहायक नदी थी। तो इसमें पता चला है कि 120 से अधिक जो अमेजन नदी के डॉल्फिन है उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? कि ये जो सहायक नदी है ये काफ़ी सूखा का सामना कर रही है, यानी कि इसका जो जल स्तर है काफ़ी घट गया है, तो टेम्परेचर बढ़ गया है, तो जिससे इसके जो डॉल्फिन है इसकी मृत्यु हो गई है। जो अमेजन नदी डॉल्फिन होता है, जो दांतेदार जो वेल्स होता है उसी की प्रजाति की एक प्रजाति इसे माना जाता है, जो अमेजन नदी की डॉल्फिन है। ये दक्षिण अमेरिका की जो वर्षा वन की नदियाँ होती हैं उसमें मिलती हैं। इसे बोटो बुफेओ या गुलाबी नदी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका कलर पिंक कलर का होता है, यानी गुलाबी कलर्स का होता है। ये जो गुलाबी रंग है इनके लिए काफ़ी आकर्षक है। ये दक्षिण अमेरिका के मीठे पानी की एक अनोखी प्रजाति है और धीमी प्रजनन चक्र के कारण भेद्यता का सामना कर रही है, यानी कि वनरेबिलिटी की सामना कर रही है। अमेजन नदी कहाँ है? ब्राज़ील में है, जो साउथ अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट है ओलिव रिडले टर्टल्स। ये चर्चा में क्यों है? 2 यहाँ पर देखिए, अभी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में ये अपना अंडा देने के बाद 2 प्रजाति ओलिव रेडले के 2 कछुए वहाँ से यात्रा करते हुए, भोजन की तलाश में यात्रा करते हुए, एक तो मालाबार तट पर पहुँचा और फिर दूसरा पहुँच गया है बंगाल की खाड़ी के तट पर। दूसरा बंगाल की खाड़ी के तट पर पहुँचा है, यानी कि लगभग 5000 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा किया है भोजन की तलाश में, यानी कि उन्हें भोजन उस क्षेत्र में नहीं मिल रहा है। तो आइए ओलिव रिडले कछुए के बारे में जानते हैं। ये सबसे छोटा समुद्री कछुओं की प्रजाति है। ध्यान रखिएगा, जो ओलिव रेडले टर्टल है सबसे छोटी कछुए की प्रजाति है। इनका जो दिल का आकार होता है गोल होता है। इन्हीं के आकार के कारण जो जैतून हरे कलर के दिखाई देते हैं, उन्हीं के कारण इनका नाम ओलिव रेडले टर्टल रखा गया है। मुख्य रूप से प्रशांत महासागर हो गया, भारतीय और अटलांटिक महासागरों का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, इसका जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उस क्षेत्रों में ओलिव रेडले टर्टल पाए जाते हैं। भारत का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी अनुसूची फर्स्ट में से सूची किया गया है। जो रेड लिस्ट है IUCN की उसमें असुरक्षित रखा गया है, परसिस्ट फर्स्ट में से इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आर्मेनिया के बारे में जानेंगे। ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में देखेंगे। यह है आर्मेनिया।
इसकी कैपिटल्स एरेवन्स, इसकी राजधानी जो है एरेवन्स है, ये है अजरबैजान। दोनों के बीच में एक क्षेत्र में विवाद है जिसका नाम है नागोर्नो काराबक्स। ये क्षेत्र का नाम है नागोर्नो काराबक्स। इस क्षेत्र पर कब्जा तो आर्मेनिया का है, सॉरी, इस क्षेत्र पर जो क्षेत्र है ये आता है अजरबैजान के अंतर्गत। क्षेत्र तो आता है अजरबैजान के अंतर्गत, लेकिन इस क्षेत्र का कब्जा आर्मेनिया का है, क्योंकि आर्मेनियाई मूल के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इनका जो लगाव है ये भी आर्मेनिया की तरफ है। तो इन दोनों क्षेत्रों के बीच में विवाद है, दोनों के बीच में भी लड़ाइयाँ भी हुई थी। इसी सब को ध्यान में रखते हुए जो आर्मेनिया है ये आईसीसी की सदस्यता के लिए पहुंच गया। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए ये प्रस्ताव पारित कर दिया, अपने ही संसद में प्रस्ताव पारित कर दिया। तो इसको लेकर जो आईसीसी है, इस कोर्ट को लेकर रूस नाराज हो गया आर्मेनिया से। रूस नाराज हो गया आर्मेनिया से, क्योंकि रूस क्यों नाराज है? रूस द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया है, रूस द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया है। तो जो इंटरनेशनल यूक्रेन आईसीसी का सदस्य है, तो जो आईसीसी है यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको अरेस्ट वारंट जारी किया गया है कि जो भी आईसीसी का सदस्य देश है, अगर वहाँ पुतिन पहुँचते हैं, यदि वहाँ व्लादिमीर पुतिन पहुँचते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसलिए आईसीसी पर रूस खपा है। तो आर्मेनिया जब जा रहा है आईसीसी की सदस्यता लेने के लिए, तो रूस का जो संबंध है आर्मेनिया से भी बिगड़ गया है। आर्मेनिया के बारे में अगर थोड़ा जानते हैं तो आर्मेनिया एशिया और यूरोप के बीच जो काकेशस की पहाड़ी है, काकेशस की पहाड़ी है, उस पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित एक लैंड लॉक्ड यानी कि स्थलबद्ध देश है। एवरॉन्स इसकी राजधानी है। आर्मेनिया ईसाई धर्म को अपने आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाने वाला पहला राज्य है। ध्यान रखिएगा, आर्मेनिया जो है ईसाई धर्म को ऑफिशियल धर्म के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश है आर्मेनिया। ध्यान रखिएगा, ये धर्म को ही मान्यता दे रखा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहाँ आर्मेनियाई नरसंहार हुआ था। स्वतंत्रता और सोवियत शासन की अवधि के बाद 1991 में यानी कि 1991 में इसे आज़ादी मिली थी, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो ये था आर्मेनिया के बारे में। आज की न्यूज़ इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।